मामी भांजे के रिश्ते में हंसी मजाक अक्सर होता है, लेकिन इन दोनों का रिश्ता इस हद तक पहुंच जाएगा, इसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। शांति देवी को दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल गया था और यही इस घटना के होने का सबसे बड़ा कारण था। करण अक्सर अपने मामा के घर में आता जाता था, लेकिन भांजा होने की वजह से उस पर किसी को भी शक नहीं हुआ। ऑल राइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल की एक और नई क्राइम स्टोरी में। और आज की जो कहानी है वो लखनऊ के इब्राहिमगंज गांव की है। यहाँ पर मनोज अपने परिवार के साथ में रहता है। परिवार में उसकी पत्नी है जिसका नाम शालिनी है, एक बेटा है 1 साल का और उसके माता पिता है। उसके माता का नाम है शांति देवी। वो अपने पिता के साथ में सब्जी का ठेला लगाता है। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत घर पर नहीं थी। घर में पैसा कम था लेकिन सुख शांति पूरी थी। और इसी बीच में दिन आता है 5 अप्रैल का। 5 अप्रैल की रात का समय था। सभी लोग रात का खाना खाने के लिए तैयारी कर रहे थे और माँ जो शांति देवी है वो भी मनोज के बगल में बैठ करके खाना खा रही थी। उन्होंने लगभग 1 से 1.5 रोटी खाई थी और इसी बीच में उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उनको अचानक से उल्टी होने लगती है। तो मनोज अपनी माँ को बीमार देखता है। वो तुरंत अपनी माँ को पास के एक डॉक्टर के पास में ले जाता है, वहां पर उनका इलाज कराता है। तो डॉक्टर शांति देवी के हालात को देख करके उनको एडमिट कर लेता है। वहां पर उनका ट्रीटमेंट होता है। कुछ समय के बाद में उनको आराम मिलती है और वो वहां पर सो जाती हैं आराम से। लेकिन कुछ देर के बाद में एक बार फिर से शांति देवी की तबीयत खराब होती है और यहाँ पर जिस डॉक्टर ने उनको एडमिट किया था वो बोलता है कि भाई इनको बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। बड़े हॉस्पिटल में उनको वहां पर पहुंचाया जाता है और 6 अप्रैल की शाम को इलाज के दौरान ही शांति देवी की मौत हो जाती है। तो यहाँ पर मनोज को यह लग रहा था कि हो सकता है उसकी माँ की अचानक तबीयत खराब हुई है और इस वजह से उसकी माताजी का देहांत हो गया है। वो अपनी माताजी की डेड बॉडी को घर पर लाता है और फिर पूरे रिचुअल्स करने के बाद में अपने माताजी को दफना देता है और फिर वो अपने घर लौट जाता है। 6 अप्रैल का दिन बीत जाता है और दिन आ जाता है 7 अप्रैल का। वो अपनी पत्नी शालिनी से पूछता है कि मैं और माँ अगल बगल बैठ करके खाना खा रहे थे, जो खाना मैं खा रहा था वही वो खा रही थी, तो अचानक रोटी खाने के बाद में उनकी इतनी तबीयत कैसे बिगड़ गई है, तुम वो रोटी लेके गए आओ जो माँ खा रही थी। तो यहाँ पर शालिनी कहती है कि रोटी बाहर पड़ी हुई है, जाकर के देख लो। मनोज घर के बाहर जाकर के देखता है तो उसको वो रोटी मिलती नहीं है। वो अपनी पत्नी से एक बार पूछता है कि भैया वो रोटी कहाँ पर है, तो वो कुछ सही जवाब नहीं देती है। और इसके बाद में मनोज को अपनी पत्नी शालिनी के ऊपर शक होता है कि कहीं ना कहीं ये कुछ छुपा रही है। वो अपने घर में उस रोटी को ढूंढता है तो रोटी पास में मोरंग पड़ी हुई थी, वहां पर पन्नी के अंदर लिपटी हुई पड़ी हुई थी। वो बोलता है कि यहाँ पर इस रोटी को किसने फेंका है, तो शालिनी कुछ सही जवाब नहीं दे पाती है और घबराने लगती है। तो अब मनोज को ऐसा लग रहा था कि कहीं शालिनी ने तो कुछ गलत नहीं किया है उसकी माँ के सामने, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है वो उसको नहीं मालूम था। मनोज अपनी पत्नी शालिनी से कहता है कि तुमने यदि कुछ गलत किया है माँ के साथ में तो तुम अभी साफ साफ बता दो, क्योंकि यदि मैं पुलिस को बुलाऊंगा और माँ की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराऊंगा तो पूरी कहानी सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर शालिनी उससे कहती है कि आप माँ की बॉडी का पोस्टमार्टम करा लीजिए, आपको किसने रोका है, और इस तरीके की बातें वो कहती है। तो इसके बाद मनोज प्रधान के पास में पहुंचता है, उनको पूरी घटना के बारे में बताता है कि मेरी माँ के साथ में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर के मुझे अपनी पत्नी शालिनी के ऊपर शक हो रहा है। प्रधान कहते हैं ठीक है, हम पंचायत बुलाते हैं, पंचायत में बातचीत करते हैं और वहां पर तुम्हारी पत्नी को भी बुलाएंगे और यदि जरूरत पड़ी तो तुम्हारी माँ की डेड बॉडी को निकाल करके उसका पोस्टमार्टम भी कराएंगे और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो पंचायत वहां पर होती है, शालिनी को बुलाया जाता है और जब पंचायत के सामने शालिनी से पूछताछ होती है तो बहुत देर तक शालिनी गुमराह नहीं कर पाती है और वो कहानी बता देती है जिसकी वजह से उसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया था। उसने यहाँ पर करण का नाम लिया और ये करण कोई और नहीं बल्कि मनोज का भांजा था। वह मनोज की बड़ी बहन सुनीता का बेटा था जो घर के पास में ही रहता था और भांजा होने की वजह से वो अक्सर घर पर आता जाता रहता था, लेकिन उसको लेकर के किसी को कभी भी कुछ भी शक नहीं हुआ। मनोज को कभी कभी ऐसा लगा कि शायद उसकी पत्नी शालिनी के साथ में करण का कुछ लेना देना है, लेकिन उसको यही लगता था कि दोनों मामी भांजे हैं और इस वजह से हंसी मजाक चलता रहता है। पंचायत में शालिनी से पूछताछ हो रही थी और इसी बीच में मनोज के घर के सामने रहने वाला उसका चचेरा भांजा वहां पर पहुंचता है और वो बताता है कि लगभग 2 दिन पहले मामी ने उससे कीटनाशक दवा मंगाई थी। तो यहाँ पर जब ये बात आ जाती है कि शालिनी ने बच्चे को भेज करके कीटनाशक मंगवाया था तो एक बार फिर से पंचायत पूछती है कि भैया वो कीटनाशक तुमने किस लिए मंगाया था। तो यहाँ पर शालिनी बोलती है कि वो तो मैंने अपने नानी के घर में यानी कि अपने मैके भेजने के लिए मंगवाया था। तो शालिनी का ऐसा जवाब सुनने के बाद में मनोज उससे कहता है कि ठीक है, तुम्हारी नानी का जो घर है यहाँ से बहुत दूर नहीं है, मैं उनको बुला लेता हूँ और पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि उन्होंने कीटनाशक मंगाया है कि नहीं। तो जैसे ही ये बात शालिनी सुनती है तो वो घबराने लगती है और फिर उसने पूरी कहानी खोल करके रख दी और करण का नाम वो पहले ही ले चुकी थी। उसने बताया कि करण के साथ में उसका अवैध रिश्ता था और जिसके बारे में मनोज को शक तो था, लेकिन उसके पास कोई
पुख्ता सबूत नहीं था, क्योंकि उसने सालनी को करण से फोन पर बात करते हुए पकड़ा था और उसने सालनी का मोबाइल भी तोड़ दिया था। मोबाइल टूटने के बाद में उसको यही लग रहा था कि शायद अब सालनी करण से बातचीत नहीं करती होगी क्योंकि उसका मोबाइल टूट गया है। लेकिन यहाँ पर करण ने एक चाल चल रखी थी। उसने पड़ोस में रहने वाले जो अपने रिश्तेदार थे उसके मोबाइल से सालनी से बातचीत करना शुरू कर दिया था। वो सबसे पहले सालनी के पड़ोस में रहने वाले अपने दोस्त को फोन करता था और फिर उससे कहता था कि जाके सालनी से बात करवा दो, और इस तरीके से मामी भांजे एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। लेकिन मनोज के जाने के बाद ये जो सिलसिला बातचीत का शुरू होता था वो सब शांति देवी देखती थी। और शांति देवी को ये बात पसंद नहीं आती थी। वो लगातार इसका विरोध करती थी और सालनी से ये कह रही थी कि यदि तुमने ये सब काम बंद नहीं किया तो मैं बेटे को बता दूंगी। और दूसरी ओर जो लड़का था वो उसका सगा भांजा था, वो अपने भांजे को भी समझा रही थी। लेकिन सालनी और करण को ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही थी और दोनों को ऐसा लग रहा था कि जो शांति देवी है उनको इनके रिश्ते के बीच में कांटा बन रही है और इनको यदि ना हटाया तो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। क्योंकि मनोज तो काम करने के लिए घर से निकल जाता था, घर पर रहती थी सालनी और उसकी सास शांति देवी, और यदि शांति देवी को हटा दिया जाए तो उसका जो करण के साथ में रिश्ता है वो बिना किसी रोक टोक के चलता रहेगा। और इसीलिए उसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। यहाँ पर सालनी ने पंचायत के सामने बताया कि 5 अप्रैल से लगभग 10 दिन पहले उसने चाय में कुछ मिला करके शांति देवी को पीने के लिए दिया था। लेकिन उस दिन शांति देवी इसलिए बच गई थी क्योंकि उन्होंने उस चाय को पिया ही नहीं था। लगभग 1-2 सिप लिए और उसके बाद चाय को छोड़ दिया था, और इस वजह से जो दवा मिलाई गई थी चाय में उसका असर शांति देवी को नहीं हुआ और वो उस दिन बच गई थी। और इसके बाद सालनी को यह लगा कि शांति देवी को निपटाने के लिए अब उसको कुछ ऐसा करना होगा जिसके बाद वो 100% निपट जाए। और फिर उसने वो किया जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। उसने अपने पड़ोस में रहने वाला जो उसका चचेरा भांजा था उससे कीटनाशक मंगवाया, उसको रोटी में मिलाया और वही रोटी खाने के लिए दे दिया शांति देवी को। उन्होंने 1.5 रोटी खाई और ये जो 1.5 रोटी थी वो क्वांटिटी काफी ज्यादा थी। जहर उनके बॉडी में फैल गया और फिर उनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं पंचायत में जैसे ही सालनी ने अपने गुनाह को कबूल किया कि कैसे उसने अपने सगे भांजे करण के साथ अपने प्रेम संबंध को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सास के साथ में इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया। गुनाह कबूल करते ही प्रधान ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और इसके बाद सालनी को गिरफ्तार करती है। लेकिन जब वो लोग करण के बारे में पता करते हैं तो करण भाग चुका था, करण फरार था। और मनोज को यह बात बिल्कुल 100% कंफर्म हो गई थी कि इस घटना के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उसके सगे भांजे करण और उसकी पत्नी सालनी का हाथ है। यहाँ पर मामी भांजे ने मिल करके अपने प्रेम संबंध को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके की घटना को अंजाम दिया था। सालनी को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने सालनी से पूछताछ की तो उसने पुलिस को बताया कि केवल अपनी सास को नहीं बल्कि अपने पति और ससुर को भी मेरा रास्ते से हटाने का प्लान था, और ये पूरी प्लानिंग मैंने अपने भांजे और अपने प्रेमी करण के साथ मिल करके बनाई थी। करण यही कर रहा था कि धीरे धीरे करके एक एक लोगों को निपटाओ और इसके बाद मैं तुमको अपने साथ रख लूंगा। लेकिन यहाँ पर मामी भांजे की ये जो प्रेम प्रसंग था, जो लव स्टोरी थी, अब पुलिस के सामने खुल करके आ गई थी। और यहाँ पर जो सबसे अच्छा काम किया है वो मनोज ने किया है। यदि मनोज अपनी माँ के साथ हुई इस पूरी घटना के बारे में अपनी पत्नी से ना पूछता और उसके ऊपर दबाव ना बनाता और ना ही प्रधान को बताता और पंचायत को बुलाता तो शायद सालनी अपना गुनाह ना कबूल करती, क्योंकि पंचायत को बुलाने के बाद उसके ऊपर सामाजिक दबाव पड़ा और फिर उसने पूरी कहानी को खोल करके सभी के सामने रख दिया। तो अब मामी सालनी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसका प्रेमी भांजा अभी भी फरार है और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।